अच्छा, ये आपको लास्ट क्लास में मैं बेटे 2 चैप्टर एक साथ करा रहा था, चैप्टर 6 और 10, है ना? ऐसा ही है ना? टेन का मैंने लिमार्क्स थ्योरी कराई थी आपको, वाइजमैन थ्योरी की बात बताई थी, और चैप्टर नंबर 6 में डेफिनेशंस वगैरह कुछ कराई थी मैंने। तो अब ये चैप्टर 10 है, लिमार्क्स थ्योरी के बाद एक नई थ्योरी है, नेक्स्ट थ्योरी है, इसको कहते हैं बेटे डार्विन थ्योरी। ये नेक्स्ट टॉपिक है डार्विन थ्योरी। आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन साहब ने ये थ्योरी दी थी 1952 में, सॉरी 1852 में। इस थ्योरी में उन्होंने एक किताब लिखी थी, दरअसल उस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशी। इस किताब में इन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। ये 1859 में किताब छपी थी। किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशी, और इस किताब में उनके 5 पोस्टुलेट्स थे जो उन्होंने दिए थे, मतलब 5 बातें कही थी। वो जो 5 बातें उन्होंने कही थी वो क्या थी? ओवर प्रोडक्शन पहला पोस्टुलेट था। नहीं बेटे, लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो बात मैं कहूंगा कि ये लिखो, फिर वो लिखना। अभी लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा था वेरिएशन एंड हेरिडिटी। चौथा था नेचुरल सिलेक्शन, इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। और पांचवा पॉइंट था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, नए जानदारों का पैदा होना। बारी बारी हर एक पे बात करनी है हमें। पहला पॉइंट था ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन क्या है? जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा आपके, जानदारों का प्रोड्यूस होना ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा क्वांटिटी में। जो लिविंग थिंग्स हैं, हर एक लिविंग थिंग का रिप्रोडक्टिविटी रेट यानी कि पैदा होने का तनासुब अलग अलग होता है। जैसे हम अगर बात करें एक मछली की, उस मछली का नाम है कॉड फिश, समंदरों में पाई जाती है। ये एक साल में 5 से लेके 7 मिलियन अंडे देती है। स्टारफिश एक साल में 1 मिलियन अंडे देती है। हाउस फ्लाई जो है, ये जो मक्खी है, ये हर गर्मियों के सीजन में 720 अंडे देती है। 720, 120 अंडे देती है 6 दफा, तो 720 हो गए। एक खरगोश जो है, रैबिट, ये एक साल में, इसके 4 लिटर्स होते हैं। लिटर्स मतलब 4 दफा बच्चे पैदा करता है, और हर दफा 6 बच्चे, 6 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं इसके। तो 24 ऑफस्प्रिंग्स हो गए खरगोश के एक साल में। दुनिया का सबसे स्लोएस्ट ब्रीडर हाथी है, जिसकी एवरेज लाइफ 100 साल है। हर 10 साल में एक दफा बेबी एलिफेंट प्रोड्यूस करता है ये।
और 60 साल तक ये बेबी एलिफेंट्स को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। तो एक एलिफेंट की 100 साल की जिंदगी में 6 बेबी एलिफेंट्स पैदा होते हैं। और दुनिया का फास्टेस्ट ब्रीडर तो आपको मालूम है बैक्टीरिया है, जो हर 20 मिनट के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। पैरामीशियम 24 घंटे बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जितने भी जानदार हैं, ये जो दुनिया में पैदा हो रहे हैं, क्या सिर्फ पैदा हो रहे हैं, मर नहीं रहा क्या कोई? जिस तरह से, जिस रफ्तार से पैदा हो रहे हैं, कमोबेश उसी रफ्तार से मर भी रहे हैं। अगर ऐसा ना हो, सिर्फ प्रोडक्शन ही होती चली जाए, तो एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया में ना फूड बचेगा ना स्पेस। कोई एक ही सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी अर्थ को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से डिजास्टर आएगा, इकोसिस्टम ही तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है इन्होंने दिया कि जो क्वांटिटी है फूड की, खाने की, वो हमेशा कम होती है, जबकि जानदार जो पैदा होते हैं वो तादाद में हमेशा कैसे पैदा होते हैं? ज्यादा। खाना कम मुयस्सर है, जानदारों की तादाद ज्यादा है। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि स्ट्रगल मतलब जिद्दोजहद, एग्जिस्टेंस मतलब अपने आप को जिंदा रखने, अपने आप को जिंदा रखने की जिद्दोजहद। ये 3 तरह की होती है स्ट्रगल, और फूड को हासिल करने के लिए, स्पेस को हासिल करने के लिए, रहने की जगह, शेल्टर हासिल करने के लिए होती है, ये अपने आप को बचाने के लिए होती है। ये स्ट्रगल 3 तरह की है, एक इंट्रा स्पेसिफिक है, एक इंटर स्पेसिफिक है, और एक एनवायरमेंटल है। 3 तरह की स्ट्रगल है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल वो होती है जो सेम स्पीशीज के दरमियान में हो, मतलब इंसान की इंसान से, किसी पर्टिकुलर जानवर की अपने ही तरह के पर्टिकुलर जानवर से। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल वो होती है जो अलग अलग जानदारों की आपस में, ऐसे इंसान की किसी जानवर से, उसकी किसी पौधे से, अलग अलग जानदारों की आपस में इंटर स्पेसिफिक है। और एक होती है एनवायरमेंटल स्ट्रगल। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल जो है वो अगेंस्ट द चेंजेस ऑफ एनवायरमेंट है, मतलब मौसम की तब्दीलियों के खिलाफ जो स्ट्रगल है। गर्मी है, सर्दी है, बारिशें हो रही हैं, कहत पड़ रहा है कहीं पे, गर्मी ज्यादा हो गई है, सर्दी ज्यादा हो गई है, बर्फबारी हो रही है, बारिशें नहीं हो रही, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो एनवायरमेंटल चेंजेस के खिलाफ जो स्ट्रगल होती है उसको कहते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो तमाम जानदार मुसलसल बुनियादों पे एक दूसरे के साथ किस में है? कंपटीशन में है, स्ट्रगल में है, एक दूसरे के साथ भी, आपस में भी, और एनवायरमेंटल चेंजेस के खिलाफ भी। ये दूसरा पॉइंट था इसका। फिर वेरिएशन एंड हेरिडिटी। और ये जो स्ट्रगल की बात मैंने अभी आपसे करी, इस स्ट्रगल की वजह से दुनिया में बहुत सारे जानदार मर जाते हैं, क्योंकि उनको वो वसाइल नहीं मिल पाते, वो चीज हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह पाते, और अल्टीमेटली उसमें से बहुत सारे मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो दुनिया कायम है। वरना एक ही जानदार पूरी दुनिया को कवर करें और फिर वो भी आपस में तबाह बर्बाद हो जाए। तीसरी चीज है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। वेरिएशन के मायने होते हैं चेंजेस, वेरिएशन के मायने होते हैं चेंजेस, और हेरिडिटी के मायने हैं करेक्टर्स, जो माँ बाप से मिले हैं औलाद को। हेरिडिटी के मायने हैं करेक्टर्स, जो करेक्टर माँ बाप से औलाद में ट्रांसफर होते हैं। और वेरिएशन कहते हैं चेंजेस को। ये कहते हैं दुनिया में कोई भी 2 जानदार भी ऐसे नहीं है जो एक दूसरे के सेम हो बिल्कुल। हर जानदार दूसरे जानदार से क्या होता है? मुख्तलिफ। एक ही माँ बाप की 2 औलादें भी सेम नहीं होती, ट्विंस तक सेम नहीं होते, उनमें भी चेंजेस होते हैं।
तो दुनिया में जितने जानदार हैं वो सब एक दूसरे से क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। इन जानदारों में माइनर वेरिएशंस होती हैं, छोटी मोटी तब्दीलियां होती हैं। बाज जानदारों में ये जो चेंजेस आते रहते हैं ये जमा होते रहते हैं, और वो चेंजेस जो किसी जानदार के लिए सूटेबल हैं, फायदेमंद हैं, वो तो कायम रहते हैं, वो जानदार भी कायम रहते हैं, वो चेंजेस भी कायम रहते हैं। लेकिन वो चेंजेस जो किसी जानदार के लिए अच्छे नहीं हैं वो खत्म हो जाते हैं, और ज्यादातर ऐसे जानदार भी खत्म हो जाते हैं जिनमें चेंजेस या तो नहीं आए, या वो चेंजेस आते हों जो चेंजेस उस जानदार के लिए अच्छे नहीं है या उसकी नस्ल के लिए अच्छे नहीं है। तो फेवरेबल वेरिएशंस जो हैं वो सरवाइव करती हैं, सिर्फ फेवरेबल चेंजेस सरवाइव करते हैं, सिर्फ अनफेवरेबल चेंजेस सरवाइव नहीं करते, खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से इनकी मुराद ये है कि नेचर सेलेक्ट करती है उन जानदारों को उन जानदारों से कि जो जानदारों के अंदर फेवरेबल कैरेक्टर्स हैं, फेवरेबल चेंजेस आते हैं, तो वो तो जिंदा रहेंगे। वो तमाम जानदार जिनके पास अनफेवरेबल चेंजेस हैं या चेंजेस नहीं करते, वो जानदार खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो वो जानदार जो या तो अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आता अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या वो जानदार जो चेंज लेकर तो आता है लेकिन सही चेंज नहीं लेकर आता, उसकी नस्ल ही खत्म कर दी जाती है दुनिया से। तो सिर्फ वही जानदार जिनमें चेंजेस आ रहे हैं और फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं वो फिट कहलाते हैं। तो सर्वाइवल है किसका, फिटेस्ट का। फिटेस्ट मतलब जो फिट है, जो चेंजेस ला रहा है, जो फेवरेबल चेंजेस अपने अंदर ला रहा है, वो फिट है, वो जिंदा रहेंगे, बाकी के तमाम जानदार मर जाएंगे। इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। यानी कि नेचर सेलेक्ट करती है उन जानदारों को उन जानदारों से जो जानदार फिट हैं। और फिट से मुराद ये है कि जो अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेकर आए जो फेवरेबल हों, फायदेमंद हों। फिर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी, आखिरी पॉइंट इसका। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी में इसने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस आते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस जमा होते रहते हैं जानदार में, और एक वक्त ऐसा आता है जब चेंजेस बहुत सारे आ जाएं तो वो फिर अपेयर हो जाते हैं। अब अगर आप किताब देखेंगे अपनी, तो किताब में इन्होंने परिंदों की तस्वीर बनाई हुई है 5-6, और उस तस्वीर में अगर आप परिंदों को देखो तो हर परिंदे की जो बीक है, चोंच है, वो दूसरे परिंदे से मुख्तलिफ है। किसी की चोंच चौड़ी है, किसी की चपटी है, किसी की ज्यादा लंबी है, किसी की छोटी है। तो इन चेंजेस के आने की वजह से ये परिंदे क्या हो गए, एक दूसरे से मुख्तलिफ, इनके अलग अलग ग्रुप्स बन गए। तो ये चेंज आया ना परिंदों में, वेरिएशन आई ना परिंदों में, जिसकी वजह से नस्ल ही मुख्तलिफ हो गई। न्यू रेसेस विल डेवलप इफ चेंजेस अपेयर। तो अगर जब चेंज अपेयर हो जाता है किसी नस्ल में तो उसकी नस्ल ही बदल जाती है, पहले वालों जैसा थोड़ी रहता है। उसके माँ बाप में वो करेक्टर नहीं था, जो करेक्टर अब उसके अंदर आए, तो अब उसकी जो नस्ल आगे बढ़ेगी वो पहले वालों से क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। ये जो डार्विन था इसने एक्सपेरिमेंट किया था फिंचेस पे। एक आइलैंड था, वो 18-20 आइलैंड्स का मजमुआ है। उस आइलैंड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से ब्लेनोग्लोसस आइलैंड था, ऐसा कोई आइलैंड है। उस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था, वहां फिंचेस पे उसने देखा था फिंचेस अलग अलग हैं हर आइलैंड पे, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज है। फिंचेस सारी एक ही जैसी होती हैं लेकिन अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके। तो जब भी कभी चेंज आता है, जब भी कभी चेंज आता है तो अलग अलग तरह के जानदार डेवलप हो जाते हैं दुनिया में। गैलापैगस फिंचेस कहलाती हैं ये फिंचेस, गैला पैगस फिंचेस।
गैलापैगस, मैं लिख देता हूं गैलापैगस फिंचेस। तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं आफ्टर अपीयरेंस ऑफ चेंजेस। ये 5 पॉइंट से जो इसने दिए। फिंचेस परिंदे होते हैं बेटे, ये बने हुए यहाँ पे देखो, डायग्राम इमेज में नजर आ रही होगी तुम्हें, ये होते हैं फिंच। अब इसके ऊपर लोगों ने ऑब्जेक्शन किए, जैसे लिमार्क्स की थ्योरी पे ऑब्जेक्शन किए थे। ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन ये था कि भाई डार्विन साहब ने ये नहीं बताया कि हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस कौन सी होती हैं। हेरिटेबल मतलब वो तमाम वेरिएशंस जो किसी माँ बाप से औलाद में जाती हैं, उनको हेरिटेबल वेरिएशंस कहते हैं। ये कौन सी होती हैं ये नहीं पता, ये नहीं बताया डार्विन ने। नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस कौन सी होती हैं ये भी नहीं बताया। नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस वो होती हैं जो माँ बाप से औलाद में नहीं जाती। दूसरा ऑब्जेक्शन इसके ऊपर ये था कि इसने रोल नहीं बताया, किरदार नहीं बताया। किसका किरदार नहीं बताया? माइनर वेरिएशंस का किरदार नहीं बताया, कि वो वेरिएशंस जो बहुत माइनर हैं, छोटी हैं, वो क्यों आती हैं। और म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन मतलब जो चेंज आता है एकदम से, वो कैसे आ जाता है। हालांकि माँ बाप में तो वो चेंज होता नहीं, तो औलाद में कहां से आया। ये ऑब्जेक्शन किया इसके ऊपर। इसके अलावा इसने ये नहीं बताया कि जो वेरिएशन आती हैं उसका सबब क्या है, वेरिएशन आती क्यों है, ये नहीं बताया। फिर डार्विन के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी न्यूट्रल वेरिएशंस की। न्यूट्रल वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती हैं जो ना फायदा पहुंचाती हैं ना नुकसान। जैसे हमारी बॉडी में अपेंडिक्स है, ये किसी इंसान के हाथ की उंगली में, किसी इंसान के हाथ में 6 उंगलियां हो अगर, तो छठी उंगली होने का ना फायदा है ना नुकसान है। तो ये क्यों है, इसके बारे में नहीं बताया। फिर डार्विन ने ये नहीं बताया कि दुनिया में जो ताकतवर जानदार हैं वो तो जिंदा रहेंगे, लेकिन वो दुनिया में ताकतवर इंसान या जानदार आए कहां से। अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बता दिया डार्विन ने। तो ये ऑब्जेक्शंस थे जो इनके ऊपर किए। 5वां पॉइंट ये था बेटे कि दुनिया में जब ये चेंजेस आते हैं, तो ये चेंजेस किसी भी जानदार में जब आ जाएं, तो चेंजेस आने के बाद उस जानदार की शेप, साइज, फंक्शंस बदल जाते हैं। और जब ये शेप, साइज, फंक्शन बदल जाते हैं तो उसकी पूरी नस्ल ही बदल जाती है। नए तरह के जानदार पैदा होते हैं फिर, जो पहले वालों से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं बेटे मानूर। सही है। तो डार्विन साहब की ये थ्योरी थी, इसके ये ऑब्जेक्शंस थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं, इनकी भी थ्योरी है, इसको कहते हैं डी वेरीज म्यूटेशन थ्योरी। डी वेरीज इनका पूरा नाम है, हुगो डी वेरीज। हुगो डी वेरीज, इनकी भी एक थ्योरी है, इसको कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया कि म्यूटेशन इज सडन ड्रास्टिक चेंज, एकदम से आने वाली तब्दीली, परमानेंट, एक दफा आ जाए तो परमानेंट आती है, वापस बैक नहीं हो सकती। चेंज जो आता है वो क्रोमोसोम्स में आता है, डीएनए में आता है, या जीन्स के अंदर आता है। चेंजेस जो आते हैं वो कहां आते हैं, क्रोमोसोम में आते हैं, डीएनए में आते हैं, या जीन्स के अंदर आते हैं। और जब ये चेंज आ जाते हैं तो न्यू रेसेस और न्यू स्पीशीज विल डेवलप, नई नस्ल पैदा होती है, नए जानदार पैदा होते हैं। ये जो नई नस्ल और नए जानदार पैदा होते हैं, ये मुसलसल बुनियादों पे नहीं होते, डिसकंटिन्यूस है, कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे। मतलब जो म्यूटेशन होगी वो कभी होगी कभी नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि ना हो। तो नॉन ग्रेजुअल भी होती है। नॉन ग्रेजुअल मतलब कभी होगी कभी नहीं होगी। डिसकंटिन्यूस का मतलब भी यही है
कभी होगी कभी नहीं होगी। इसके अलावा ये जो चेंजेस आते हैं ये सोमैटिक सेल्स में भी आते हैं और जर्म सेल्स में भी आते हैं। सोमैटिक सेल में आएंगे अगर, तो वो जानदार जिसके सोमैटिक सेल में आए हैं उसके अंदर चेंज आएगा। और अगर जर्म सेल के अंदर चेंज आया तो इसके जो औलादे पैदा होंगी उनमें भी चेंज आएगा। जर्म सेल कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ये स्पर्म और ओवम होते हैं। और सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? जो ग्रोथ और डेवलपमेंट कराते हैं। तो ये जो सारी बात बताई है किसने बताई? ये मैंने लिख दी है पूरी बात, यहां पूरी बात लिखी भी नहीं थी, ये आप लिख लीजिएगा। ये मैंने अभी चैट में लिख के भेजी है, या इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना। रेट, हाँ, चेंजेस जो आते हैं, these changes will appear due to radiations or some sort of chemical substances। केमिकल सब्सटेंस की वजह से भी आते हैं चेंजेस और रेडिएशंस की वजह से भी आते हैं। और जिन रेडिएशंस की वजह से चेंजेस आते हैं उनको कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस। जो रेडिएशंस की वजह से आते हैं उनको कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो देखो बेटे, मैंने ये लिख के भेजा है, ये आप कॉपी कर लेना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर लेना। सही है? ये म्यूटेशन की थ्योरी थी। क्लियर है बेटे ये बात? कोई सवाल है? जी बेटे बोलो बोलो, सवाल पूछो, सवाल पूछो, क्या सवाल है रोहेल? मैंने पिछली क्लास में एक आता है, जो चेंज सोमैटिक सेल में आता है वो उस जानदार में आता है जो जानदार जिसका सोमैटिक सेल हो, उसकी औलादों में नहीं आता। मैंने ये कहा था, अभी भी मैं इसी बात पे कायम हूं, अभी भी मैंने यही कहा है। तो सोमैटिक सेल में जब चेंज आएगा तो जिस जानदार के सोमैटिक सेल में आएगा वो जानदार चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी औलादें नहीं चेंज हो जाएंगी। अच्छा देखो, ये हमें ज्यादा टाइम नहीं है, ये 2-3 डेफिनेशन है, ये कर लो, उसके बाद फिर ना 2 टॉपिक बचेंगे इंशाल्लाह, वो कल करेंगे हम, और फिर कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। एक टॉपिक है ये इंडेंजर्ड स्पीशी। ये क्या चीज है? इंडेंजर्ड से मुराद है खतरे में है, जानदार खतरे में है। इंडेंजर्ड स्पीशी से मुराद कि दुनिया में कुछ जानदार हैं जो कहाँ हैं, जो खतरे में हैं, डेंजर में हैं, जिनको इस चीज का खतरा है कि वो दुनिया से खत्म होने वाले हैं, उनकी नस्ल ही दुनिया से खत्म होने वाली है।
जैसे पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में चीता है, टाइगर है, एशियन लॉइन है, इंडियन राइनो है, क्रोकोडाइल है, गेजल है, इंडस डॉल्फिन है, ब्लैक बक है, लेपर्ड है। ये वो जानदार हैं। ये दुनिया की हम बात करें तो पांडा है, पोलर बेयर है, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल इटसेल्फ मारखोर। ये तमाम जानदार कैसे हैं? इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड का मतलब ये दुनिया में बहुत कम रह गए, और इसी रफ्तार से अगर मरते चले जाएंगे तो एक वक्त आएगा दुनिया से खत्म हो जाएंगे। अब वो क्या क्या वजह है कि दुनिया से ये इतने कम होते जा रहे हैं? सबसे बड़ी वजह तो बेटे हम खुद हैं, इंसान हैं। हम इनका शिकार बेहंगम, बेतरतीब तरीके से, रूथलेस तरीके से हम कर रहे हैं इनका शिकार, जिससे इनकी नस्ल खत्म हो रही है। फिर हमारी आबादी जो बढ़ रही है, इंसानों की आबादी जो बढ़ रही है, हम जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये जो जानदार हैं ये कहाँ जाके रहेंगे अगर हम सारे जंगल ही काट देंगे तो? और फिर इसके अलावा जो हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो उसको वेस्ट प्रोड्यूस करके जंगलों में, जमीनों में, पानी में, हवा में डाल रहे हैं, उससे उससे इफेक्ट हमारे ऊपर तो आ ही रहा है, इन पे भी आ रहा है इफेक्ट। ये भी बहुत तेजी से मर रहे हैं। तो सबसे बड़ी वजह इसकी जो है जानवरों के इंडेंजर होने की, वो क्या है? इंसान खुद है, उनके किए हुए काम है। अब आप इनको कंजर्व कैसे करा सकते हैं कि ये इतनी तेजी से मरे नहीं? भाई आप शिकार पे बैन लगाएं। इसके अलावा अपनी आबादी को महदूद करें, जंगलों को ना काटें, नए जंगल लगाएं, नए दरख्त लगाएं दुनिया में, ऐसे गार्डन्स बनाएं, ऐसे सफारीज बनाएं जहां पे इनको बाकायदा प्रोटेक्ट किया जाता हो, इनकी अफजाइश नस्ल की जाती हो, इनकी रिप्रोडक्शन की जाती हो, ताकि दुनिया से इनकी नस्ल खत्म ना हो। इस तरह से आप उनको कंजर्व कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट था गॉस, एक साइंटिस्ट था गॉस, मैंने लिख के भेजा। इसने एक स्टेटमेंट दिया था, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ये बात इसने कही थी इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। इसने कहा था कि एक उसूल है दुनिया का कि कॉम्पिटिटिव मतलब मुकाबला होता है, और जो मुकाबला जीतता है वो तो जिंदा रहता है, और जो मुकाबला हार जाते हैं वो मर जाते हैं, उनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है, वो कमजोर होने लगते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। अब ये जो मुकाबला जानदार आपस में करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? खाने के लिए और शेल्टर या स्पेस के लिए, जिसकी वजह से जानदार मुसलसल बुनियादों पर अगर जो इस मुकाबले में हारते रहें तो वो कमजोर होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। ये बात किसने कही थी? गॉस ने कही थी, GF गॉस, एक साइंटिस्ट था, उसने ये बात कही थी। सही है बेटे, ये था। अब हमारे पास ना 2 टॉपिक हैं, और इस चैप्टर में, छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक टॉपिक है हमारे पास हार्डी और वीनबर्ग लॉ, एक टॉपिक है हमारे पास एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये इंशाल्लाह कल करेंगे, तो कल ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमने 6 भी शुरू किया था, तो फिर हम 6 पे आ जाएंगे अगले हफ्ते से। सही है। हमने इस चैप्टर में, मैंने आपको लेमार्क्स थ्योरी बता दी, डार्विन्स थ्योरी बता दी, म्यूटेशन थ्योरी बता दी, लेमार्क्स थ्योरी में मैंने आपको वाइजमैन थ्योरी भी बता दी, और अब ये इंडेंजर्ड स्पीशी बता दिया। सही है, आज के लिए काफी है। सही है बेटे। तो ये आज के कराने के काम थे, ये हमने पूरे कर लिए। अल्लाह हाफिज।